नमस्कार श्रोताओं, सितंबर माह को आत्महत्या रोकथाम माह के रूप में हम मना रहे हैं। आत्महत्या एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में आज व्याप्त हो रही है। आए दिन हम खबरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं अपने आसपास कि जिस गति से आत्महत्या की दर बढ़ रही है, खासकर युवाओं में, तो ये बहुत चिंता की बात है। आत्महत्या एक ऐसी स्थिति है जो न सिर्फ व्यक्ति को तोड़ती है बल्कि परिवार और समाज को भी आघात पहुंचाती है और इसलिए इसकी चिंता काफ़ी बढ़ जाती है। आज हम इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर ऋचा हमारे साथ हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर ऋचा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। हमें बताइए कि आज समाज में हमारे चारों ओर जिस गति से, जिस रफ्तार से आत्महत्या की दर बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है और क्या आपका आकलन है? बताएं इसके बारे में। सर, आत्महत्या एक गंभीर समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। जैसा कि आपने बताया, इसका आंकड़ा दिन प्रतिदिन हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ज़्यादातर ये आप देखेंगे कि युवावस्था में, यानी 18 से लेकर 45 साल की उम्र में ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये महिला की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपका सवाल है कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण इसके कई प्रकार के होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है वो कोपिंग स्ट्रैटेजी, यानी अपनी समस्याओं से हमें कैसे लड़ना है, ये हमारे अंदर में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमारे अंदर में इम्पल्स आता है और हम उसको रिएक्शन देते हैं। इसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादातर आपको देखने को मिल रही हैं और आत्महत्या का जो आंकड़ा बताता है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो एक तरह से एक साइकोलॉजिकल स्थिति है, मन स्थिति है। व्यक्ति जब अपने चारों ओर परिवेश से, अपने स्थिति से वो सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और इस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं, तो वो कौन से ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को तोड़ती हैं, अंदर से तोड़ती हैं? तो ये जो एक परिस्थितियां हैं उनको आप कैसे परिभाषित करेंगी? सबसे इम्पोर्टेंट सर इसमें है कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है, यानी सपोर्ट सिस्टम सबसे पहले कहाँ से आता है? आपके परिवार से आता है। जो हम परिवार से जो हमें सपोर्ट मिलता है कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानियां आ रही हैं तो परिवार उसमें कितना आपके इस परेशानी को सुलझाने में कंट्रीब्यूशंस दे रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है मानसिक समस्या। मानसिक समस्या की जैसे हम बात करें तो डिप्रेशन, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। डिप्रेशन में यानी कि व्यक्ति को ऐसा लगता है, नेगेटिव विचार आते हैं, अपने प्रति होपलेस, हेल्पलेस लगता है कि मैं एक बेकार व्यक्ति हूँ, मुझसे अब चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो ये जब एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है, यानी कि इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो आत्महत्या जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सब्सटेंस यानी नशा करने की जो समस्या है, इसके वजह से भी आप देखेंगे कि सुसाइड करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। कारण फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपके जॉब में, आपके पर्सनल लेवल पे। जहाँ तक आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि ये कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यानी ये सारी चीज़ें आपके फंक्शन यानी डेली लिविंग फंक्शन पे अफेक्ट करना शुरू करती है, तो आप उससे लड़ नहीं पाते हैं और हेंस आपको लगता है कि इसका एक ही उपाय है, तो आप ऐसा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। आपने कहा कि परिवार की एक बड़ी भूमिका होती है। परिवार के लोग ये कैसे समझें कि घर का कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है या उसके मन में ऐसे ख्याल पैदा हो रहे हैं, ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे हैं जो आत्महत्या की ओर जो उसके कदम को बढ़ा सकते हैं? तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर हमें आशंका होनी चाहिए? जी, जैसा कि आपने बताया कि परिवार इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो व्यक्ति जैसे पहले था, कहीं ना कहीं उसकी जो व्यवहार में आपको कुछ अनयूजुअल सी चीज़ दिखेगी जो कि वो नॉर्मल तरीके से नहीं किया करता है। कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में, उसके सोचने के तरीके में, उसके काम करने के तरीके में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसा कि वो पहले करता, जैसे मैंने बताया कि उसका जो पर्सनल काम है, जैसे कि उसका जॉब हो गया, उसकी पढ़ाई हो गई, उसके लोगों से बातचीत यानी सोशल एक्टिविटी हो गया, ये आप निरंतर देखेंगे कि आपको चेंज देखने को मिलेगा। वो अवॉइड करने लगेगा, लोगों से बातचीत कम करने लगेगा। तो ये आपके लिए वार्निंग साइन होता है, क्योंकि ये चीज़ें वो वैसा व्यक्ति पहले नहीं किया करता था। तो ये आपके लिए वार्निंग साइन होता है जो कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए।
आपने कहा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। परिवार के सदस्य के रूप में जो घर के सदस्य हैं उनकी क्या भूमिका होती है ऐसी स्थिति में? यदि कोई ऐसे लक्षण किसी पर दिखाई देते हैं, घर के किसी सदस्य के अंदर दिखाई देते हैं, तो क्या भूमिका होती है? किस तरह का व्यवहार होना चाहिए परिवार के लोगों का? किस तरह से हम इस स्थिति से उस व्यक्ति को उबार सकते हैं? देखिए, जैसे हम बातचीत करते हैं मानसिक बीमारियों की, ये अभी भी हमारे लिए दुखद घटना है कि हमारे समाज में इसे स्टिग्मा की तरह माना जाता है, यानी कि लोग इससे खुल के बात करने को तैयार नहीं होते। हालांकि अभी बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं, बट फिर भी आप देखेंगे कि लोग इसके बारे में बातचीत नहीं करते हैं और इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन उसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है और अंततः फिर आपके लिए उसके इलाज के लिए आपको समस्या आने लगती। तो परिवार का यहाँ पर क्या मुख्य रोल होता है कि परिवार के लोगों को उसको सपोर्ट सिस्टम करना चाहिए कि आप उसकी मदद प्राइमरी लेवल पर कैसे हेल्प कर सकते हैं, यानी बातचीत, जो कि हमारा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम भी है। बातचीत से हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं कि उसके मन में कौन से नेगेटिव विचार चल रहे हैं जिसकी वजह से उसके व्यवहार में, उसके काम करने के तरीके में आपको परिवर्तन दिख रहा है। ये आइडेंटिफाई आप कीजिए, उससे बातचीत कीजिए और सेकेंडरी लेवल पर फिर आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। आज हम देखते हैं कि विकास तो कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान ज़्यादा नज़र आ रहा है। तमाम तरह की ऐसी विसंगतियां उसके जीवन में हैं। आप क्या कहेंगे कि ये जो परिस्थिति बन रही है कि लोग भौतिक रूप से भले सुखी और समृद्ध नज़र आ रहे हों, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो रहे हैं, या एक तरह से इसको हम मानसिक बीमारी भी कह सकते हैं। तो ये स्थितियां जो निर्मित हो रही हैं, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? लोनलीनेस यानी अकेलापन, जो कि अभी मुख्यतः कारण है डिप्रेशन और एंजाइटी का। ये क्यों हो रहा है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो आज के डेट में चल रहा है वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया आपको अपने लोगों से अलग कर रहा है। अगर आप अपने आसपास ही देखेंगे, अपने घर पे ही देखेंगे, तो सभी के पास अपना अपना एक मोबाइल है, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं और अपनी अपनी चीज़ों के साथ देख रहे हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी होती है फैमिली की, टेबल पे, खाने के टेबल पे जो कनेक्टिविटी होती है, वो चीज़ें आपको लैकिंग दिखेगी। ये लैकिंग दिखने से क्या होता है कि आप अपने खुद के परिवार के सदस्य के जीवन में क्या चल रहा है, आप इससे बेखबर होते हैं, जिसके वजह से अकेलापन, उदासी, घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। तो व्यक्ति एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है, लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, घर में ही सारी चीज़ों को करना पसंद करते हैं, और ये सबसे मुख्य कारण बनता चला जा रहा है अकेलेपन का और उदासीपन का। अकेलापन खतरनाक साबित हो रहा है, और हम सोशल मीडिया में भले अपने आप को सामाजिक दिखाएं, लेकिन वो व्यावहारिक रूप से वो काफ़ी हमें असामाजिक कर रहा है, क्योंकि उसका हम जिस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि डिप्रेशन भी हमें आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है या उस रास्ते पर ले जाने की दिशा में काम करता है। क्या ये जो मन स्थिति होती है, इसका कोई इलाज है? जैसे आपने बताया डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन का इलाज बिल्कुल संभव है। इसको हम ठीक कैसे करते, इसको समझना चाहिए। इसको हम 3 तरीके से ठीक करते, यानी कि कोई भी अगर मानसिक बीमारी होती है तो वो 3 कारणों से हम जानते हैं। यानी कि आपके मस्तिष्क में जो रसायन है, जिसको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, अगर उसकी डिस्टर्बेंसेस हैं, वो सीवियरिटी लेवल पर है, तो दवाइयों की आप मदद ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ दवाइयों की मदद से आपका इलाज संभव नहीं है। इसके अलावा आपको रिग्रेसली काउंसलिंग और साइकोथेरेपी कराना ज़रूरी है। इसका कारण ये है क्योंकि दवाइयाँ क्या करती हैं, अपरेंटली जो आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि अगर नेगेटिविटी आ रही है, अकेलापन रह रहा है, चुपचाप रह रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, तो ये चीज़ें आपकी संभल जाएंगी। लेकिन उस व्यक्ति को वापस उसकी ज़िंदगी में, यानी कि जिसको हम नॉर्मलसी कहते हैं, उस चीज़ की में लाने के लिए साइकोथेरेपी और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और तीसरा, परिवार का सपोर्ट सिस्टम। अगर व्यक्ति वापस अपनी ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में आता है, तो परिवार अगर उसके व्यवहार को एक्सेप्ट करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति में काफ़ी परिवर्तन दिखेगा और वो ग्लोबली ठीक होने के लिए आपको दिखाई पड़ेगा।
आपने साइकोथेरेपी की बात की, वो कैसे करते हैं आप? किसी व्यक्ति में यदि ऐसे लक्षण दिखाई दे तो? जैसे साइकोथेरेपी, उसका माध्यम बातचीत होता है, लेकिन ये केवल बातचीत नहीं होती, ये काफ़ी साइंटिफिक होती है। साइकोथेरेपी के माध्यम से व्यक्ति में जो इमोशनल प्रॉब्लम है, जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, आत्मविश्वास की कमी हो रही है, तो इसके लिए सबसे पहले हम उसकी डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं कि केस हिस्ट्री में करेंटली उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, बचपन में क्या दिक्कत हुई थी, ये सारी डिटेल असेसमेंट करने की, फैमिली की भी मदद लेते हैं। उसके बाद हम उसकी फॉर्मुलेशन के बाद हम उसका प्लान करते हैं। तो साइकोथेरेपी कई प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि काफ़ी कॉमन थेरेपी है, वो आपको उसमें व्यक्ति के बेसिकली हम विचारों को, यानी कि जैसा वो व्यक्ति सोचता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है और वैसा ही उसका इमोशंस होता है। तो ये एक हेल्दी थिंकिंग है। अगर इन तीनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, यानी इक्विलिब्रियम है, अगर वो मेंटेन नहीं होती है तो वो अनहेल्दी पैटर्न है। तो साइकोथेरेपी के माध्यम से, स्पेसिफिकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, इस तरीके के माध्यम से हम इसको हेल्प कर सकते हैं और उसके अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको हम पता लगा के उसको एक हेल्दी लाइफ की तरफ प्रमोट कर सकते हैं। हम खुश कैसे रहें? आज व्यक्ति के जीवन में काफ़ी निराशा और जैसा आपने कहा अकेलापन या मानसिक तकलीफें ज़्यादा हैं। हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे है। इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं? क्या हमारी दिनचर्या हो, क्या हमारी लाइफस्टाइल हो, किस तरह की हमारी सोच हो, थोड़ा सा हमें बताएं इसके बारे में। खुश रहना ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है। ज़्यादातर हम देखते हैं, अगर आप अपना परसेप्शन देखेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें नहीं हैं, सबके पास सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, हम उसकी तरफ ज़्यादा उतार रहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, अंततः हम दुखी रहते हैं। तो खुश रहने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो आपकी दिनचर्या, यानी आपको सुबह उठना, व्यायाम करना, ये सबको पता है और इससे कहीं ना कहीं आपके शरीर में स्फूर्ति आती है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होते हैं। और खान पान बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं ये भी आपके सोचने, समझने और फिजिकल एक्टिविटी पे वर्क करती है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, आपकी सोच, यानी आपकी जो सोच होती है वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके व्यवहार पे और आपके इमोशंस पे अफेक्ट करती है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो आपके व्यवहार में भी नेगेटिविटी दिखेगा और आपके इमोशंस यानी कि संवेग में भी आपको नेगेटिविटी दिखेगा। तो चीज़ें आपके आसपास हैं, आप उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो जो एप्रिशिएशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप सेल्फ एप्रिशिएशन करना शुरू करेंगे, आसपास अपनी चीज़ों को एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, तो आपको एक मुस्कुराहट दिखेगी। बिना कुछ किए अगर आपको मुस्कुराहट दिखती है तो यही चीज़ें जो हैं हैप्पीनेस होती है, यानी ग्रैटिट्यूड। अगर आप जिंदा हैं, आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें ग्रैटिट्यूड, एंड ग्रैटिट्यूड ऑलवेज लीड्स टू हैप्पीनेस। अंत में कुछ कहना चाहेंगी आप हमारे सुनने वालों से? हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके परिवार में या आपके मित्र में या आपके कोई सहभागी या आपके कर्मचारियों में कोई भी अगर आपको ऐसी समस्या दिखती है, यानी उदासीपन, जो कि वो नॉर्मल रूप से ऐसा नहीं हुआ करता था, कोई भी आपको वार्निंग साइन दिखती है कि वो ज़रूरत से कम बातें कर रहा है, लोगों से अलग थलग रह रहा है, बातचीत कम करने लगा, कार्य में उसके आपको दिक्कत दिख रही है, ज़्यादातर वो अटेंडेंस मिस कर रहा है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बिल्कुल उसको मिलाना चाहिए। इसका इलाज संभव है और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के माध्यम से वापस अपनी ज़िंदगी में आप आ सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बहुत बड़ी बात, वापस अपनी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ये कोई अंत नहीं है। यदि हमारा मन किसी अंधेरे में भटक रहा है तो वो कोई अंत नहीं है, हम फिर से रोशनी में वापस आ सकते हैं। सिर्फ हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। हम खुश रहें, अपने आसपास जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, हमारे जीवन में जितनी अच्छी चीज़ें हैं उनको देखें, हमेशा सकारात्मक रहें। जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको एंजॉय करें, इसका आनंद लें। डॉक्टर ऋचा, महत्वपूर्ण बातचीत आपसे हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।